हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एफपीएनए कोर्स एंड वेलकम टू आईबीएस। आज का हमारा टॉपिक है विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क। यानी कि जब हम स्ट्रेटजिक प्लान बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले विजन को प्लान करना होता है। आपका विजन स्ट्रक्चर वे में होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजन मिशन। तो विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क सीखने के बाद हम जानेंगे कि विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्शनेबल बिजनेस प्लान में, यानी कि उसको नॉमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलिए मूव करते हैं अपने अगले चैप्टर में। विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क में सबसे पहले हमने लिया है गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, गाइडेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन कंपनी ऑब्जेक्टिव और गोल। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ठीक है, एंड गोल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जैसे हो गया कंपनी का 15% ग्रोथ चाहिए, या फिर हर साल 15% का ग्रोथ चाहिए। ठीक है, ये हो गया। लॉन्ग टर्म में कंपनी होगा कि मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी की कंपनी है तो वो टेक्नोलॉजी में लीडर बनना चाहती है। ठीक है, या फिर जिस भी बिजनेस में ग्रो करना चाहती है, लीडर बनना चाहती है, या मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहती है, इस तरह का टारगेट होता है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो सबसे पहले आप अपना डिफाइन करो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म का आपका गोल क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है। ये डिफाइन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। और एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का कि इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि प्रॉफिट जो है तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन रेगुलर चाहिए। ईयर 1 हो, ईयर 2 हो, ईयर 3 हो, ठीक है, सब में आपको प्रॉफिट चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, और वो सस्टेनेबली, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो एक साल में यहाँ पे आपका 1 मिलियन का प्रॉफिट हो तो अगले साल 2 मिलियन हो, तो अगले साल 4 मिलियन हो, उसके आगे 6 मिलियन प्रॉफिट हो। इस तरीके से कंसिस्टेंटली ग्रोथ चाहिए कंपनी को। और ऐसा ना हो कि इस तरीके से जाए, एक साल 1 मिलियन, दूसरे साल फिर इतना नीचे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला आया। यानी कि कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, ऐसा नहीं। कंपनी हमेशा चाहती है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिले, रिस्क कम हो, ठीक है, और सस्टेनेबल ग्रोथ करता जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सेट द स्टेज फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, यानी एंड एग्जीक्यूशन। यानी कि जो भी आप इधर विजन मिशन बनाओगे आप उसको आप स्टेज में कन्वर्ट करो। यानी कि शॉर्ट टाइम क्या है, एक साल का, ईयर 1 का, ईयर 2 का, और इस तरीके से 10 ईयर का जो भी गोल है। ठीक है, और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। ठीक है, इन सबको ऐड करके प्रॉपरली स्टेज में, यानी कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे करके अलग अलग, और वो आगे चल के वो सारे ऑब्जेक्टिव को जोड़ देंगे तो वो गोल बन जाएगा, यानी कि विजन मिशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। और उसको कम्युनिकेशन, यानी कि उसको सारे डिपार्टमेंट को, जो जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है प्लानिंग एंड एनालिसिस में, उन सबको कम्युनिकेट करना प्रॉपर, और उसका एग्जीक्यूशन बनाना, यानी कि उसको बजट बना के नंबर फॉर्म में लाना, रियलिस्टिक फिगर में बना के लाना कि हम क्या क्या कब कब कैसे कैसे करने वाले हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अभी सीखेंगे। ये अभी सिर्फ आपको हम ओवरव्यू दे। हमारा दूसरा टॉपिक है अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस। सुपीरियर परफॉर्मेंस आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। ठीक है, तो सुपीरियर परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होता है, उसके कई तरीके होते हैं, वो आगे डिटेल में सीखेंगे। जैसे कॉस्ट मेथड होता है, आपका कॉस्ट सबसे कम हो, या फिर आप फोकस स्ट्रेटजी अपनाओ, यानी कि आप पार्टिकुलर रीजन में आप ही लीड करो, पूरे वर्ल्ड वाइड छोड़ करके आप एक स्पेसिफिक एरिया में आप ही का दबदबा हो और आप ही का कॉस्ट सबसे कम हो। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का एक फिलॉसफी होता है, डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि आपको एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंपटीशन को किल कर सकते हैं और सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट है शेयर होल्डर डिजायर प्रॉफिटेबल ग्रोथ। आप भी हो, अगर 100 मिलियन आपने कहीं से बिजनेस में लगाया है तो आप चाहोगे कि आपको कम से कम 5 to 10 मिलियन रिटर्न मिले हर साल। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है विजनरी प्लानिंग फ्रेमवर्क करते वक्त।
आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इम्पैक्ट। यानी कि कंपनी विजन मिशन प्लानिंग जब बना रही होती है उसमें एक R&D का कॉस्ट होता है, ठीक है। R&D का कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो शॉर्ट टर्म में कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि R&D इज काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नोकिया की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया R&D पे, या मोबाइल की कंपनी जिन्होंने कैमरा लगाने की कोशिश नहीं करी मोबाइल में, तो वो इनोवेशन में वो पीछे रह गए। जिसकी वजह से तो वो पीछे क्यों रह गए, क्योंकि उन्होंने R&D पे फोकस नहीं किया। मार्केट शेयर बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, लेकिन लॉन्ग रन में उनका बिजनेस क्या हो गया, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी गया, कंपनी ही बंद हो सकती है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज़ का। तो R&D में कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये विजन प्लानिंग करने वक्त आपको R&D का भी कॉस्ट निकाल के सोचना पड़ेगा। यानी कि जब आप बजट बना रहे हो तो एक कैपेक्स का खर्चा होगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी खर्चा होगा। उसी तरीके से कैपेक्स में आप या बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप R&D पे खर्चा कर रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी R&D पे खर्चा करती है ताकि इनोवेशन कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, ये बात करते हैं स्ट्रेटजिक लीडरशिप रोल। स्ट्रेटजिक लीडरशिप रोल में जो लीडर होते हैं कंपनी के, जो भी मैनेजमेंट के बनते होते हैं, उनका क्या काम है, उनका काम करना है मैनेज करना स्ट्रेटजिक मेकिंग प्रोसेस और इन्हांस परफॉर्मेंस। आप स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बनाने का प्रोसेस को भी इम्प्रूव करो ताकि वो बहुत लेंदी ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में, क्योंकि परफॉर्मेंस भी करना है। और इसके अलावा इफेक्टिवली रिसोर्स का यूटिलाइज करो, यानी कि जितना आपका रेवेन्यू है, ठीक है, 100 मिलियन अगर रेवेन्यू है, आप उसी हिसाब से अपना कॉस्ट प्लान करो, ठीक है। रेवेन्यू से अगर आगे पीछे करोगे तो आपका कॉस्ट भी ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि आपका रेवेन्यू आप 100 अचीव कर सकते हो, आप 200 का रेवेन्यू प्रेडिक्ट कर लोगे, तो एंड में क्या होगा कि आप जिस हिसाब से कॉस्ट भी प्रेडिक्ट करोगे, कॉस्ट की वजह से आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा खर्चा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, जैसे R&D भी हो सकता है, कहीं आपने बैंक में FD कर दिया, या फिर आपने शेयर मार्केट में लगाया, ठीक है, या फिर आपने कोई भी बॉन्ड वगैरह परचेस किया, तो वो फंड ना करके आपने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि आपने इफेक्टिवली रिसोर्स का प्लानिंग नहीं किया। तो मैनेजर जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनका काम होता है अच्छे से समझना कि कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो एक अच्छे लीडर की खासियत होती है कि वो कंपनी के फ्यूचर विजनरी होता है और वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है बहुत अच्छे से कि हमारा क्या ग्रोथ हो सकता है। और जब वो उसी पे सारा डिपेंड करता है अपना सारा खर्चा मैनेज करना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ख़राब सिचुएशन में जो लीडर कंपनी को प्रॉफिट निकाल के दे, उसी को कहा जाता है असल लीडर। अच्छे सिचुएशन में मार्केट ग्रो कर रही है तो आप उसके साथ साथ फ्लो में आगे बढ़ रहे हो, तो वो दैट इज़ नॉट अ लीडरशिप। लीडरशिप होता है ख़राब सिचुएशन में अच्छा रिजल्ट ला के देना और स्ट्रेटजी प्लान करना अच्छे से, और अच्छे से रेवेन्यू प्लान करना ताकि कॉस्ट आप इफेक्टिवली मैनेज कर सको। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग को फॉर्मुलेट करना। यानी कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाया है उसको बजट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में फॉर्मुलेट करना ताकि आप कम्पिटिटिव एडवांटेज अपना सको। यानी कि जो आप स्ट्रेटजी बनाए हो वो इतना इफेक्टिव हो, और जो स्ट्रेटजी आपने चूज़ किया है, ठीक है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कॉस्ट डिफरेंशिएशन का, कॉस्ट कटिंग का, या फिर प्राइस सेगमेंटेशन का, मार्केट फोकस का, या कॉस्ट लीडरशिप का, जो भी आपने आपका कंपनी का नीच है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आप ले लो एप्पल। एप्पल का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इस वजह से उसका कॉस्ट जो है हमेशा हाई रहता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हाई रहता है। तो वो उसका अपना स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का। और दूसरी जैसे कंपनी हुई, उसका क्या नीच होगा, उसका नीच होगा कि वो प्रोडक्ट को कम से कम में बेचेगी। जैसे वॉलमार्ट हो गया, तो ग्लोबली उसका नीच ये है कि वो प्रोडक्ट को कम से कम में बेच पाती है। तो ये दो तरह का कॉस्ट स्ट्रेटजी मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो इसमें से जो भी स्ट्रेटजी आप अपनाओगे, उस स्ट्रेटजी को आपको फॉर्मुलेट करना है बजट के थ्रू, और उसका उससे आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा।
वो हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। आप भी समझ सकते हो कि प्रोडक्ट का अगर प्राइस प्रोडक्ट आपका यूनिक है तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज करोगे, तो ये एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपके कंपटीटर को नहीं। तो ये है स्ट्रेटजी प्लानिंग का मेन मकसद। तो आई थिंक ये टॉपिक पूरे तरीके से कवर हो गया है। इसमें एक पॉइंट बच रहा है, लास्ट है, यानी कि आप जो भी फॉर्मुलेट करोगे ना स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी आप अपनाओ जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।